हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने वाले प्री डीएलएड और प्री बीएड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो भी विद्यार्थी जो है आगे चल कर के डीएड और बीएड कॉलेजों में प्रवेश पाना चाहते हैं, उनके लिए यह एग्ज़ाम देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन एवं जो दोस्त हैं, वे अगर प्री डीएड और प्री बीएड की जो तैयारी है, अगर उसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो उसमें से एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, तो जो यह शिक्षण अभिरुचि है, यह आपके प्रवेश एग्ज़ाम में अर्थात जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें 30 नंबर का बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि विषय के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का समावेश किए हैं और उनका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस एग्ज़ाम को दिलाने वाले हैं, उनके लिए एक प्रकार से यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं अगर बात करूं इस विषय की, शिक्षण अभिरुचि की, तो इस विषय में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि वह तथ्यात्मक रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वह रहेगा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अर्थात समझ आधारित। अर्थात समझ आधारित कहने का तात्पर्य है कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसी में छिपा रहता है। लेकिन मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह उसी में रहता है, लेकिन हमको उन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को लेना रहता है, क्योंकि उन चारों ऑप्शनों में से कोई जो एक ऑप्शन रहता है वह उसका सटीक आंसर रहता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लाए हैं, जिसमें इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है यह आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है रोजगार प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है समाज का विकास, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास और चौथा विकास है ज्ञान देना। ठीक है, तो अगर शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य को देखें या फिर शिक्षा के अगर उद्देश्य को हम देखते हैं, तो शिक्षा का अगर उद्देश्य को हम देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को अगर हम देखें, तो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत कहा जाता है कि एक बालक का यदि एक बालक का सर्वांगीण विकास क्या कहलाता है? शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास कहने का तात्पर्य है कि उसका जो एक बालक का विकास में अगर उसके संज्ञानात्मक पक्ष को देखें, शारीरिक पक्ष को देखें, संवेगात्मक पक्ष को देखें या फिर उसके सामाजिक पक्ष को अगर देखें, यदि इन चारों पक्षों में अगर उसका विकास जो है अच्छे तरीके से हो रहा है, तो हम कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और बालक का सर्वांगीण विकास क्या है? शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो इन चारों में से यदि हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अर्थात व्यक्तित्व का विकास ही क्या है? एक प्रकार से बालक का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अगर बालक का व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह खुद से ही किसी भी रोजगार को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, समाज का विकास भी कर पाएगा और ज्ञान प्रदान भी कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बाल विकास के मुख्य चरण कितने होते हैं? ठीक है, हमको बताना है क्या कि बाल विकास के मुख्य चरण कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। ठीक है, तो यदि अगर बाल विकास के मुख्य चरण की अगर बात करूं, तो इसमें मुख्यतः 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से 5 चरण होते हैं। तो अगर बाल विकास के मुख्य 5 चरण को यदि हम देखें, तो इसमें पहला आएगा क्या है? नवजात, दूसरा आएगा शिशु, तीसरा आएगा बच्चा, चौथा आएगा प्री स्कूल और पांचवा आएगा किशोरावस्था। इसको हम दूसरे प्रकार से भी जान सकते हैं। कैसे? पहला को बोला जाता है गर्भावस्था, दूसरा को बोला जाता है शैशवावस्था, तीसरा को बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था,
चौथा को बोला जाता है मध्य या फिर उत्तर बाल्यावस्था और पांचवा को बोला जाता है किशोरावस्था। तो इस प्रकार से बालक के विकास को 5 चरणों में डिवाइड किया गया है, जो कि क्या है, ये जो चरण हैं बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि को भी दर्शाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान का निर्माण किस सिद्धांत से संबंधित है। हमको बताना है कि ज्ञान का जो निर्माण है, ज्ञान का निर्माण किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है रचनावाद और ऑप्शन डी है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, तो ज्ञान के निर्माण के अगर बारे में मैं बात करूं तो ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्या ज्ञान का निर्माण रटने से होगा? क्या ज्ञान का निर्माण रटने से होगा? नहीं, ज्ञान का निर्माण जो है रटने से नहीं होगा। ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है? यदि बच्चा किसी भी चीज़ को सीखना चाह रहा है, यदि ज्ञान अर्जित करना चाह रहा है, तो यदि वह अगर खुद करके सीखे, तो अगर खुद करके सीखेगा तो ज्ञान का निर्माण अच्छे प्रकार से होगा, न कि रटने पर। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, इसमें बोला जाता है कि एक बच्चा क्या है, रट कर सीखना है। अर्थात कि जो व्यवहारवाद है वह रटने पर ज़्यादा बल देता है, रटने पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, तो रटने पर बल दिया तो उसमें ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में ज्ञान के बारे में कहा जाता है, लेकिन यह ज्ञान निर्माण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी रचनावाद। तो इसका आंसर जो है रचनावाद सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रचनावाद कहता है कि यदि एक बच्चा या फिर एक बालक खुद स्वयं करके सीखे, अर्थात एक बच्चा यदि किसी भी गतिविधि को स्वयं करके सीख रहा है तो उस स्थिति में बालक का ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रचनावाद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चौथा है सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ है। क्या बोला है? सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ है? इसको बोला जाता है एक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शिक्षक का व्याख्यान, ऑप्शन बी है छात्रों की निष्क्रियता, ऑप्शन सी है छात्रों की सक्रिय भागीदारी या फिर ऑप्शन डी है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देखना होगा कि कौन सा होगा। तो अगर मैं बात करूं सक्रिय अधिगम के बारे में, किसके बारे में? सक्रिय अधिगम। तो इस सक्रिय अधिगम में क्या होता है कि एक बालक क्या करेगा? एक्टिव रूप से किसी भी गतिविधि में भाग लेगा। एक्टिव रूप से किसी भी गतिविधि में क्या करेगा? भाग लेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि वह क्या है, उसका सक्रिय अधिगम है। अर्थात कि किसी भी चीज़ को सीखना है तो किस प्रकार से सीखेगा। यदि उस चीज़ को किसी भी चीज़ को यदि वह सीख रहा है तो वह अगर अच्छे तरीके से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है? अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से कैसे सीखेगा? जब सीखने में उसकी क्या होगी? जिज्ञासा होगी, और सीखने में उसका मन भी रहेगा और उस पर ध्यान भी केंद्रित करेगा, तभी वह क्या करेगा? एक्टिव लर्निंग करेगा या फिर सक्रिय अधिगम करेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो रहा है? शिक्षक का व्याख्यान। तो यदि शिक्षक का व्याख्यान कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लो कि एक शिक्षक आपके क्लास में आया और कॉपी को या फिर पुस्तक को पकड़ा और आपके सामने में किसी भी चैप्टर को निकाल के पढ़ने लगा, अर्थात कि वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, उसको समझा नहीं रहा है, किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से आपको बता नहीं रहा है, तो क्या इसको हम बोलेंगे एक्टिव लर्निंग? नहीं। तो यह जो ऑप्शन ए है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है छात्रों की निष्क्रियता। इसमें क्या लिखा है? शब्द निष्क्रियता। अर्थात छात्र ही जब निष्क्रिय हैं, अर्थात कि मान लो कि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और यदि कि कोई भी बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? छात्रों की निष्क्रियता। अर्थात इस स्थिति में भी वह सक्रिय अधिगम नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन सी है छात्रों की सक्रिय भागीदारी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी। अर्थात यदि छात्र सक्रिय रूप से उसमें एक्टिव रूप से अगर किसी भी क्रिया को कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सक्रिय अधिगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना सही नहीं होगा। और एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि किसी भी ऑप्शन में केवल वर्ड दिखाई दे, केवल शब्द दिखाई दे, तो अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या बोला है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है छात्रों को डांटना, ऑप्शन बी है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, या फिर ऑप्शन सी है परीक्षा आयोजित करना, या फिर ऑप्शन डी है छात्रों को अनुशासित करना। तो अगर मूल्यांकन को देखते हैं, मूल्यांकन के बारे में देखते हैं, तो इस मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन ए क्या है? छात्रों को डांटना। तो मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों को डांटना तो आएगा नहीं,
तो मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आ सकता है, अर्थात जैसे कि अगर मूल्यांकन के बारे में बात करें तो सभी स्कूलों में क्या होता है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी चैप्टर के बाद क्या होता है कि मूल्यांकन लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। अर्थात उस टेस्ट में किसी भी विषय को अगर टेस्ट लिया जाता है तो उस टेस्ट के फलस्वरूप उसको क्या बोलते हैं कि उस टेस्ट के फलस्वरूप टीचर जो है आपको एक मार्क प्रदान करते हैं कि कितना अंक पाए हैं, उसको दिया जाता है। तो जो अंक दे रहे हैं उसके द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है, क्या निर्धारित किया जाएगा कि एक जो बालक है उस विषय के प्रति उसकी कितनी पकड़ है या फिर उसका प्रगति जो है किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या बोला है कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। अर्थात वह जो नंबर पाया है उस विषय में उसके द्वारा देखा जाता है कि उसकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है। ऑप्शन सी है परीक्षा आयोजित करना नहीं होगा। ऑप्शन डी है छात्रों को अनुशासित करना भी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है। किसका, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी है मानसिक विकास से, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास से, या फिर ऑप्शन डी है भावनात्मक विकास से। ठीक है, यदि मैं बात करूं शारीरिक विकास की तो यह जो शारीरिक विकास है यह हमारे एक प्रकार से क्या है, गत्यात्मक विकास को बताता है। किसको बताता है, गत्यात्मक विकास को दर्शाता है। गत्यात्मक विकास अर्थात कि हमारे जो शारीरिक रूप से अर्थात कि एक बालक जितना भी अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है शारीरिक रूप से, किसके रूप से, शारीरिक रूप से एक्टिविटी कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत उसको देखा जाता है। और जो अगर ऑप्शन सी के बारे में बात करें सामाजिक विकास की, तो यह क्या है, हमारे समाज से संबंधित रहता है, समाज से संबंधित रहेगा। और जो भावनात्मक विकास है यह हमारे संवेग से संबंधित रहता है। किससे संबंधित रहता है, संवेग से संबंधित रहता है। तो बच्चा ऑप्शन बी क्या है, मानसिक विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक विकास। अर्थात संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित रहता है, मानसिक विकास से संबंधित रहता है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत देखा जाता है कि एक बालक क्या है कि एक बालक किसी भी चीज को किस प्रकार से सीख रहा है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सीख रहा है तो क्या कर रहा है कि वो थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, किसी भी चीज के बारे में तर्क कर रहा है। तो तर्क कहाँ करेगा, उसके मन से करेगा, अर्थात कि उसके दिमाग से करेगा। ठीक है, और दिमाग से करेगा या फिर मन से करेगा, इसको क्या बोला जाता है, मानसिक विकास के अंतर्गत बोला जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे हो जाएगा, मानसिक विकास से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कौशल का विकास किस आयु में अधिक होता है, किस आयु में अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कि मोटर कौशल का विकास जो है किस आयु में सबसे अधिक होता है। तो यदि हम बात करें किसकी, मोटर कौशल की अगर बात करें तो मोटर कौशल का जो संबंध है वह गत्यात्मक विकास से ज़्यादा होता है। किससे, गत्यात्मक विकास या फिर शारीरिक विकास बोल सकते हैं। तो शारीरिक विकास अर्थात क्या है कि एक बालक जो है किस प्रकार से वह खेल कूद रहा है, किस प्रकार से वह अपने जो हाथ पैर है उसका उपयोग जो है गतिविधियों के माध्यम से अच्छे तरीके से कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गत्यात्मक विकास के अंतर्गत बोलेंगे। तो अगर पहला ऑप्शन देखें शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में जो बालक रहता है वो हमेशा क्या रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात कि दूसरों की गोद में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो इस समय क्या वह अपनी शारीरिक गतिविधि को ज़्यादा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी को देखें बाल्यावस्था, तो इस अवस्था में जब बालक 2 से 12 वर्ष की उम्र में रहता है तो इसको बाल्यावस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में ही उसका जो मोटर कौशल है या फिर जो गत्यात्मक विकास है वो सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में भी उसका मोटर कौशल होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जितनी तेजी से होता है उसमें किशोरावस्था में नहीं होता, और प्रौढ़ावस्था में तो बहुत ही धीमी गति से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या बोला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है केवल उच्च शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षा में सुधार, ऑप्शन सी है शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार, या ऑप्शन डी है केवल व्यावसायिक शिक्षा का सुधार। यदि इन चारों ऑप्शनों को देखा जाए तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो इन चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन में पहला जो शब्द है क्या है, केवल, केवल और क्या है, केवल। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑप्शन में अगर केवल दिखे तो अपने आप में नकारात्मक होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो अपने आप में गलत होता है। ठीक है,
तो केवल क्या बोले ऑप्शन ए, केवल उच्च शिक्षा में सुधार नहीं होगा, यह केवल उच्च शिक्षा में नहीं, सभी शिक्षाओं में सुधार होगा। केवल प्राथमिक शिक्षा में सुधार, केवल प्राथमिक शिक्षा में सुधार की बात नहीं करता। ऑप्शन डी क्या है, केवल व्यावसायिक शिक्षा में सुधार, यह भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार, अर्थात कि उसमें उच्च शिक्षा भी होगा, प्राथमिक शिक्षा भी होगा और व्यावसायिक शिक्षा भी होगा, और जो तकनीकी शिक्षा है उसका समग्र रूप से अगर सुधार करने की बात करें, कौन करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति किससे संबंधित है। मॉन्टेसरी पद्धति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, ऑप्शन सी है व्यावसायिक शिक्षा और ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं मॉन्टेसरी पद्धति की, तो एक मनोवैज्ञानिक थी, उनका नाम था मारिया मॉन्टेसरी। क्या था, मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने जो है मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने क्या कहा था कि जो छोटे बालक होते हैं, कौन, छोटे बालक, उनके शिक्षण के बारे में बताया था और कहा था कि यदि हम छोटे बालक को किसी गतिविधि के द्वारा या फिर उनकी जो गतिविधि है या फिर उनकी जो इंद्रियां हैं, यदि इंद्रियों के माध्यम से यदि हम उनको अध्ययन कराया जाए तो वह आसानी से किसी भी चीज को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो किनके बारे में बताया था, छोटे बालक के बारे में बताया था। तो ऑप्शन ए क्या हो रहा है, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में तो छोटे बालक नहीं रहेंगे। ऑप्शन बी क्या हो रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो शिक्षा है इसमें छोटे बालक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा छोटे बालकों को नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें उस समय उस अवस्था में उनमें उतनी समझ नहीं रहती कि वे इस शिक्षा को ग्रहण कर पाएं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है। हमको बताना है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन, वह किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है। तो ऑप्शन ए क्या है, 3 से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 6 से 16 वर्ष के लिए, या फिर ऑप्शन डी है 7 से 15 वर्ष के लिए। हमको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि मैं अगर बात करूं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह लागू किया गया है। किस प्रकार से देखते हैं, देखो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन, यह क्या कहता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यह 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था। ठीक है, कुछ विवाद हुए थे जिस कारण से उनको छोड़ा गया था, और बाद में जब यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। इस दोनों डेट को याद रखेंगे। तथ्यात्मक रूप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में इस मतलब जो राइट टू एजुकेशन इसको कब लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में, किसको छोड़ करके, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और जो जम्मू कश्मीर है यह कब लागू हुआ था, यहाँ 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। तो यह जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें है 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। ठीक है, तो यह जो 38 धाराएं हैं, इस 38 धाराओं के अंतर्गत एक धारा हमको देखने को मिलेगा जो है धारा नंबर 3, अर्थात धारा 3 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं या फिर कक्षा 1 से 8वीं तक के पढ़ने वाले जितने भी बालक बालिका हैं उनको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ऐसा बात किसमें कहा गया है, धारा 3 में। किसके अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। हमको बताना है क्या है, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए क्या है, शिक्षण विधियां, ऑप्शन बी है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम विकास, या ऑप्शन डी है परीक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसको हमें देखना है। ठीक है, तो ब्लूम का वर्गीकरण अर्थात एक मनोवैज्ञानिक आपको मिलेंगे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है ब्लूम। इन्होंने जो है शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षण उद्देश्य है उसका वर्गीकरण के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, शिक्षण
शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण के बारे में बताया था, वर्गीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, तो यह जो वर्गीकरण है क्या कहलाया, यह कहलाया ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या कहलाया? ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी कहलाया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इन्होंने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया उसको हम देखते हैं। इन्होंने बताया, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ब्लूम ने बताया कि लर्निंग के 3 पक्ष हैं, या फिर जो शिक्षण है उनके कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। सर्वप्रथम जो पक्ष है, पहला पक्ष है, उसका नाम है संज्ञानात्मक पक्ष, इसको क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव डोमेन। और जो दूसरा पक्ष है वह है संवेगात्मक पक्ष, या फिर इसको बोला जाता है अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्या है? क्रियात्मक पक्ष, इसको बोला जाता है साइकोमोटर डेवलपमेंट, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो इन तीनों पक्षों के अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार से शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया? तो इन्होंने बताया कि यदि एक बालक संज्ञानात्मक रूप से, अर्थात कि यदि वह अपने दिमाग द्वारा, किसके द्वारा? दिमाग या फिर ब्रेन द्वारा किसी भी चीज को क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है। थिंकिंग की जो प्रोसेस है वह उसके दिमाग द्वारा अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत अच्छे तरीके से हो रहा है, और उसके साथ ही साथ जो उसके संवेगात्मक विकास है, अर्थात कहना चाहिए कि यदि वह अपने हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा अपनी जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण करते हुए किसी भी चीज को सीख रहा है, और इसके साथ साथ क्रियात्मक पक्ष, अर्थात कि क्रियात्मक पक्ष में आ जाएगा उसका हाथ पैर के द्वारा क्या कर रहा है? किसी भी गतिविधि को कर रहा है। क्या बताया उन्होंने? दिमाग द्वारा क्या करेगा? थिंकिंग करेगा किसी के बारे में, और संवेगात्मक अर्थात की भावना या फिर उसके जो हृदय है उसके द्वारा अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए क्रियात्मक अर्थात की अपने हाथ पैर द्वारा, गतिविधि द्वारा अगर उसको सीखता है तो वह उस सीखे हुए चीज को वह कभी नहीं भूलता है। इसको किसने बताया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा इसको बताया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने बताया था या किससे संबंधित है? ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सहपाठी शिक्षण का अर्थ क्या है, या फिर क्या अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि सहपाठी शिक्षण जो है उसका अर्थ क्या है। तो सहपाठी शिक्षण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला है शिक्षण द्वारा शिक्षण, ऑप्शन बी है वरिष्ठ छात्रों द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी है सहपाठियों द्वारा एक दूसरे को शिक्षण, या फिर ऑप्शन डी है ऑनलाइन शिक्षण। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो सहपाठी शिक्षण की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है पीयर टीचिंग। क्या बोला जाता है? पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग कहने का अर्थ है कि एक बालक जो है, यदि पीयर टीचिंग को हम देखें तो पीयर टीचिंग के अंतर्गत होता क्या है कि जो बालक बालिकाएं होती है वो एक दूसरे को ही क्या करती हैं? शिक्षण प्रदान करती हैं, अर्थात कि पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पीयर टीचिंग। अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में यदि वो उसको समझ नहीं आ रहा है, किसी भी टॉपिक को वे समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं? वे एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पीयर टीचिंग बोला जाता है। पीयर टीचिंग अर्थात कि सहपाठियों द्वारा एक दूसरे को शिक्षण देना है, क्या कहलाता है? सहपाठी शिक्षण कहलाता है। अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा एक दूसरे को शिक्षण करना क्या है? सहपाठी शिक्षण का अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सक्रिय श्रोता होने का क्या तात्पर्य है? किसका? सक्रिय श्रोता। इसको बोला जाता है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर क्या बोला जाएगा? एक्टिव लिसनर। तो एक्टिव लिसनर अगर कोई व्यक्ति है तो उसका होने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल सुनना, ऑप्शन बी है सुनना और समझना, ऑप्शन सी है सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना, या फिर ऑप्शन डी है सुनना और नोट्स लेना। इसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, यदि बात करें सक्रिय श्रोता की या फिर एक्टिव लिसनर की, तो ऑप्शन ए क्या हो रहा है? केवल सुनना। देखो यहाँ पे क्या शब्द है? केवल। तो केवल लिखा है अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है? सुनना और समझना। ठीक है, सुनना और समझना एक्टिव लिसनर का क्या है? एक गुण हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है? सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना। इसमें क्या है? सुनना है, समझना है और क्या है? प्रतिक्रिया देना भी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि एक जो एक्टिव लिसनर है या फिर जो सक्रिय श्रोता है उसका क्या हो जाएगा? सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना। ये तीनों का जो गुण है उसमें पाया जाएगा। ठीक है, सुनना और नोट्स लेना इसका आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है सुनना और समझना, यह भी गलत हो जाएगा। देखो सक्रिय श्रोता अर्थात होता है, इस प्रकार समझोगे, उसको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं कि जैसे कि आप न्यूज़ रिपोर्टर को देखे होंगे, इनको न्यूज़ रिपोर्टर को, तो जैसे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या करते हैं? वे बैठे रहते हैं और जो सामने में जो भी अधिकारी या जो भी वर्ग के लोग, बड़े वर्ग के अधिकारी के जो भी रहते हैं व्यक्ति,
उनके द्वारा कुछ भी बोला जाता है तो क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, एक अच्छे तरीके से सुनते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको समझते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, उसको क्या है समझते हैं, ठीक है। और समझने के बाद वो जो बोले हैं उसी से वे क्या करते हैं, प्रश्न बना करके उनको प्रतिक्रिया देते हैं, अर्थात कि प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया, जो भी सामने से बोला उसको सुने, उसके बाद समझे, उसके बाद प्रतिक्रिया दिए, अर्थात कि फीडबैक दिए, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो सक्रिय श्रोता है उसमें इन तीनों गुणों का होना जरूरी होता है, अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमको बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षकों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है छात्रों के व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम का विकास, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा परीक्षा प्रणाली का सुधार, ठीक है। तो यदि बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो विभिन्न वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। किसको, मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। तो इस मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बालक जो है किस प्रकार से सीखता है या फिर एक बालक का जो विकास है किस प्रकार से होता है उसको बताया गया है। और एक मनोवैज्ञानिक आपको मिलेंगे जिन्होंने लास्ट में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि जो मनोविज्ञान है वह किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है, व्यवहार का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना, यह इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना होता है, न कि शिक्षकों का प्रशिक्षण करना और न ही पाठ्यक्रम का विकास करना और न ही परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का क्या अर्थ है। किसका, सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या है हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है समाज में रहना, ऑप्शन बी है समाज से सीखना, ऑप्शन सी है समाज के लिए सीखना, या फिर ऑप्शन डी है समाज के बारे में सीखना, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। सामाजिक अधिगम अर्थात क्या बोला जाता है इसको, सोशल लर्निंग। क्या बोला जाएगा, सोशल लर्निंग। नाम से स्पष्ट है सामाजिक अधिगम अर्थात कि समाज से सीखा, समाज से सीखना। क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम अर्थात समाज से सीखना क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम कहलाएगा। अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, समाज से सीखना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कि एक व्यक्ति या एक बालक अपने समाज में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनसे उनके जो अच्छे अच्छे गुण हैं अगर उनको अर्जित कर रहा है, उनको सीख रहा है, जितने भी समाज के नियम कानून बने हैं वह उसको पालन कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक जो बालक है वह समाज से सीख रहा है कि किस प्रकार से एक अच्छा नागरिक भी बनना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा, समाज से सीखना। क्या हो जाएगा, समाज से सीखना, न कि समाज में रहना और न ही समाज के लिए सीखना और न ही समाज के बारे में सीखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। किसका, मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन बी है नैतिक मूल्यों का विकास करना, ऑप्शन सी है तकनीक कौशल का विकास, या फिर ऑप्शन डी है शारीरिक विकास, ठीक है। तो मूल्य आधारित शिक्षा का तात्पर्य क्या है, सबसे सर्वप्रथम इसी को देखेंगे कि मूल्य आधारित शिक्षा में होता क्या है कि मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत एक बालक को उसके जो एक व्यक्ति में किस प्रकार के अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए उसके बारे में उनको सिखाया जाता है। अर्थात कि दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखना, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, दूसरों के प्रति करुणा प्रेम की भावना रखना, यह जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको किसमें सिखाया जाता है, मूल्य आधारित शिक्षा में सिखाया जाता है। अर्थात उस बालक का नैतिक विकास किया जा रहा है। कि क्या किया जा रहा है, नैतिक विकास किया जा रहा है। अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्यों का विकास करना ही क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य है, न कि रोजगार प्रदान करना और न ही तकनीकी कौशल का विकास करना और न ही शारीरिक विकास करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्यों का विकास करना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है। हमको बताना है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है। यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। कैसे, जैसे कि ऑप्शन क्या बोल रहा है कि केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन बी है केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन सी है सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी है केवल उच्च प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। तो तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, केवल, केवल और केवल। इन तीनों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो ऑप्शन क्या है गलत हो जाएंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन सी तो इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन समावेशी शिक्षा के बारे में अगर हम देखें, समावेशी शिक्षा के बारे में, तो इसको क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत या फिर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि हमारे समाज में
कई तरह के मतलब कि अनेक प्रकार के जो बालक बालिकाएं रहती हैं जो कि अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। अर्थात कि कोई बालक ज़्यादा अमीर है, कोई बालक जो मतलब कि ज़्यादा अमीर घर से है, कोई बालक गरीब घर से है। अर्थात कि विभिन्न प्रकार के बालक हैं। कोई बालक ठीक से सुन नहीं पा रहा है, कोई बालक ठीक से बोल नहीं पा रहा है। अर्थात कि कई ऐसे प्रकार के बालक मिलेंगे जो ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। सबके लिए क्या किया जाता है? समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी बालकों को समान शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उनके वातावरण के अनुसार कि किसको किस प्रकार से शिक्षा दिया जाना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान किया जाता है। कैसा शिक्षा प्रदान किया जाता है? सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना क्या है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? ठीक है, क्या करना है कि काम के लिए भर्ती करते समय, अर्थात मान लो कि कुछ काम पड़ गया और उस समय आप किसी व्यक्ति को भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? अर्थात कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो गुण है वह उसमें होना चाहिए। ऑप्शन ए है समर्पण, ऑप्शन बी है कड़ी मेहनत, ऑप्शन सी है पेशे में रुचि, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो यदि हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए अगर भर्ती कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए? उसमें होना चाहिए समर्पण की भावना। क्या? समर्पण की भावना होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें कड़ी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें उसकी जो पेशा है या फिर जो वह जो काम कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए? उसकी रुचि होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात यह सभी जो गुण हैं एक उस व्यक्ति में होना चाहिए कि वह उस काम को कर सके। अर्थात ऑप्शन ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सही, उपरोक्त में से सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। अर्थात कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक जो हैं वे अनुशासन को क्या मानते हैं। चारों ऑप्शन को देखते हुए हमको बताना है कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन को क्या मानते हैं। पहला ऑप्शन है सजा मिलने पर ही सही काम करना, ऑप्शन बी है नियमों का पालन करना, या फिर ऑप्शन सी है नियमों का स्वतः पालन करना, या फिर ऑप्शन डी है स्वस्थ रहें। ठीक है, हमको बताना है कि मनोवैज्ञानिक जो है अनुशासन को क्या मानते हैं। ठीक है, तो अनुशासन को अगर हम देखें, पहला ऑप्शन को अनुशासन के अंतर्गत क्या है? सजा मिलने पर ही सही काम करना। क्या अनुशासन के अंतर्गत यदि सजा मिलता है तो सही काम करते हैं? नहीं, सही काम नहीं करते। ठीक है, अनुशासन के अंतर्गत नियमों का पालन करना, ठीक है, नियमों का पालन किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है? अनुशासन के अंतर्गत नियमों का स्वतः पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वतः पालन किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियमों का स्वतः पालन करना। देखो ऑप्शन बी में क्या बोला है? नियमों का पालन करना बोला है। ठीक है, नियमों का पालन करना तो बोला है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या बोला है? नियमों का स्वतः पालन करना। अर्थात एक व्यक्ति यदि स्वतः नियम का पालन कर रहा है तो उसमें अच्छे गुण हैं, उसके अंतर्गत क्या है? अच्छे गुण हैं, जिससे कि वह क्या बोलता है? जिससे कि वह एक आदर्श नागरिक भी बन सकता है इसके जरिए। और यदि वह सभी नियमों को अच्छे से अपने से पालन कर रहा है, स्वयं से पालन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या है? ये मनोवैज्ञानिक अनुशासन है जिसको वे मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि एक बच्चे का या फिर एक बालक का जो शारीरिक वृद्धि और विकास है इसको कौन कौन सी चीज प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है अनुवांशिकता, ऑप्शन बी है पर्यावरण, ऑप्शन सी है न अनुवांशिकता न पर्यावरण, और ऑप्शन डी है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। ठीक है, तो यदि हम बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में बात करें, जैसे मान लो कि एक बालक है, छोटा बालक, और यह उसके पिता है। मान लो यह क्या है? उसका पिता है। ठीक है, ये क्या है? पिता, और यह है उसका बेटा, मान लो। ठीक है, तो यदि हम इसके शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में बात करें तो मान लो कि ये जो ये बेटा है, उसका जो बेटा है, मान लो ये क्या है? थोड़ा सा बौना पैदा हो गया। कैसा है? बौना हो गया। पैदा होने के बाद क्या है? बौना हो गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उसका शारीरिक विकास हुआ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होगा? बौना हो गया। यदि जो इसका जो बौने का होने का जो कारण है, यदि इसका पिता है, क्या है? पिता, मान लो कि जो इसका जो पिता है यह भी बौना था। ठीक है, अपने स्थिति में या फिर अपने समय में यह भी क्या था? बौना था। तो इसका जो बौनापन है यदि उसको जीन के माध्यम से अगर इस उसके बेटे को मिला है तो हम बोलते हैं कि क्या है? उसका अनुवांशिकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हेरिडिटी या फिर अनुवांशिकता को दर्शाता है। ठीक है, चलो मान लो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा हो सकता है कि यदि इस बालक को मान लो इसका पिता जो है अच्छा से मतलब कि उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो गया है, ठीक से हट्टा कट्टा है, और मान लो कि यह जो बालक है वह हट्टा कट्टा नहीं है, थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यदि उसको अच्छे से वातावरण नहीं मिला है, उचित
पालन पोषण नहीं मिला है, अर्थात कि जो पोषण है, विटामिन है, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, जो उसको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिल पा रहा है तो यह कारण हो सकता है कि उसका जो शारीरिक विकास है वह रुक गया है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पर्यावरण या फिर वातावरण, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण यह दोनों ही उसके शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और वातावरण या फिर पर्यावरण दोनों ही उसके विकास को प्रभावित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीजों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है। ठीक है, हमको बताना क्या है, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखे जाने वाली धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन ए है संवेदी, ऑप्शन बी है अनुभूति, ऑप्शन सी है मौखिक या फिर ऑप्शन डी है भेदभाव। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक संवेदी अंग। ठीक है, तो प्राथमिक संवेदी अंग जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है कान, दूसरा क्या होता है आंख, तीसरा होता है जीभ, चौथा होता है नाक और पांचवा होता है त्वचा। अर्थात इन पांचों जो उनके प्राथमिक संवेदी अंग है, इनके द्वारा जो भी सीखा जाता है वह किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है उसको बताना है। तो प्राथमिक संवेदी अंग द्वारा किसी भी शिक्षा को प्राप्त करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, संवेदी शिक्षा ही तो बोला जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संवेदी शिक्षा। ठीक है, संवेदी अंगों द्वारा सीखी गई शिक्षा क्या है, संवेदी शिक्षा, न कि अनुभूति, न कि मौखिक और न ही भेदभाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मान लो आप विद्यालय में एक शिक्षक हैं, क्या हैं, शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं 2 साल से। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय को पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई प्रतिष्ठान न मिला। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सार बताऊं, मान लो आप किसी एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, ऐसा क्या है रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और उसी समय मान लो कि कोई भौतिक के जो टीचर हैं पढ़ा रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस स्थिति में उस विषय को पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो आप जो है उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जब तक कि उस विषय को पढ़ाने के लिए कोई अन्य ना आ जाए तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आप इसे अस्वीकार करते हैं, ऑप्शन बी है इसे स्वीकार करते हैं, ऑप्शन सी है क्रोधित होते क्योंकि यह आपका विषय नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस स्थिति में आपको बताना है। देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वह क्या होता है, समझ आधारित होता है। आपको खुद से समझना है कि आप एक टीचर होते तो आप क्या करते। तो देखो कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आप इसे अस्वीकार करते हैं, नहीं, इसको आपको अस्वीकार नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है, इसको स्वीकार करना है। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक या फिर एक आदर्श शिक्षक क्या होता है, समावेशन या क्या है समायोजन की जो भावना होती है उसको साथ साथ करते चलता है। अर्थात कि यदि आपके समक्ष आपके विद्यालय में कोई टीचर नहीं है तो आपको चाहिए कि आप उस विषय को आप जो है कुछ दिनों तक उसको पढ़ाएं, जब तक कि कोई अन्य विषय नहीं, अन्य पढ़ाने वाला नहीं आ जाता। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इससे जो बालकों का जो भविष्य है वह खतरे में जा सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको स्वीकार करना है और उसको पढ़ाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है। हमको बताना है कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है। ऑप्शन ए है योजना, ऑप्शन बी है अन्वेषण, ऑप्शन सी है प्रस्तुति और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं बात करूं स्मृति स्तर और समझ स्तर की, तो स्मृति स्तर अर्थात कि एक बालक जो है किसी भी चीज को या फिर किसी भी विषय को मान लो किसी भी विषय को वह किस प्रकार से उसको याद कर पा रहा है, किस प्रकार से अपने दिमाग में बिठा पा रहा है। और समझ स्तर अर्थात कि वह उसको किस प्रकार से समझ रहा है। ठीक है, अर्थात कि उसको समझने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्मृति स्तर और समझ स्तर। तो इस शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है, इसको बताना है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ऑप्शन सी है प्रस्तुति, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि यदि प्रस्तुति के अंतर्गत हम देखेंगे कि यदि एक शिक्षक किसी भी चीज को पढ़ा रहा है विषय के अंतर्गत, यदि उसको बालकों के सामने प्रस्तुत करता है और उसको बताता है छू कर गतिविधियों के द्वारा उसको बताता है कि देखो यह है, या फिर मतलब जैसे कि अगर मान लो उनको क्या पढ़ाना है, मानचित्र के बारे में पढ़ाना है कि एक मानचित्र में कितनी देशांतर रेखा है, कितनी अक्षांश रेखा है, इसको बताना है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टीचर को ग्लोब को ला करके सामने में प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसको छू करके दिखाना पड़ेगा कि देखो यह अक्षांश रेखा है, देखो यह देशांतर रेखा है, देखो यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर कौन सा महासागर है। इन सबको अगर वह प्रस्तुत करके बता रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षा मॉडल के अंतर्गत उसका जो क्या है प्रमुख चरण है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तुति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा संचार की शुरुआत
खाली स्थान से करना बेहतर है। कक्षा संचार अर्थात कि मान लो कोई टीचर आपको पढ़ाने के लिए आपके कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह किसी भी विषय को, जिस विषय को वह पढ़ाता है, उस विषय को किसी भी उसके चैप्टर को पढ़ाने से पहले वह कैसे शुरुआत करेगा, कौन सा जो शुरुआत करने का जो तरीका है वह बेहतर हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है आज्ञा सुनना, ऑप्शन बी है उपाख्यान, ऑप्शन सी है असंबंधित प्रश्न, या फिर ऑप्शन डी है आकस्मिक टिप्पणियां। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, वो ऑप्शन नंबर बी क्या है, उपाख्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है उपाख्यान इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि यदि एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश किया, जो भी विषय पढ़ा रहा है उसको निकाला, और जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहा है यदि उससे पहले उससे संबंधित यदि वह कुछ आपको रोचक तथ्य, कहानियां, इस प्रकार से अपने पूर्व अनुभव को साझा करता है, तो उस समय जो आपको जो पढ़ाने वाला है उसको आप आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने क्या किया, उसको आपको बताया, किसके माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से उन्होंने आपके सामने उसको प्रस्तुत किया। क्या किया, प्रस्तुत किया। अर्थात कि उपाख्यान ऐसी विधि होती है जिसमें कक्षा संचार की यदि शुरुआत करें तो उसको क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है, न कि आज्ञा सुनना। आज्ञा सुनना अर्थात यदि कुछ बोल रहा है उसका बात को आप मान रहे हो, यह एक अच्छा नहीं होगा तरीका। असंबंधित प्रश्न, यदि उस जो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे संबंधित ही नहीं है वो प्रश्न, तो यह भी क्या है, बेहतर नहीं है। आकस्मिक टिप्पणियां, कोई उसका बिना मतलब के अगर कोई भी टिप्पणियां कर रहा है, यह भी एक बेहतर तरीका नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपाख्यान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किसका, पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ठीक है, बताना है इन चारों में से। पहला है प्रदर्शन कौशल, दूसरा है परिचय का कौशल, तीसरा है उत्तेजना भिन्नता का कौशल, या फिर ऑप्शन डी है बंद करने का कौशल। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कौशल जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण में अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यदि इस कौशल में पूर्व ज्ञान को यदि हम देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा परिचय कौशल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, परिचय का कौशल। किस प्रकार से परिचय का कौशल, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि कोई भी शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए आया और वो क्या कर रहा है, पढ़ाने से पहले अपने पूर्व ज्ञान को साझा कर रहा है। किसको साझा कर रहा है, पूर्व ज्ञान के बारे में साझा कर रहा है। उस अर्थात कि क्या कर रहा है, परिचय दे रहा है, उसके बारे में परिचय दे रहा है। तो क्या बोलेंगे, उसको पूर्व ज्ञान का परीक्षण बोलेंगे। अर्थात परिचय देना, उससे संबंधित परिचय देना कि उसको क्या पढ़ाना है, उससे संबंधित उसको पूर्व ज्ञान को क्या कर रहा है, परिचय देने के माध्यम से अपने पूर्व ज्ञान को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परिचय का कौशल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक शिक्षक कक्षा में समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए बताना है कि यदि शिक्षक जो है एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उस समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें, ऑप्शन बी है बच्चे की उपेक्षा करें, ऑप्शन सी है बच्चे को दंड दें, या फिर ऑप्शन डी है बच्चे की काउंसलिंग करें। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि यदि मान लो आप एक टीचर होते तो इस समय आप क्या करते। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें। नहीं, यदि हम किसी भी समस्याग्रस्त बच्चे को पाते हैं तो इस स्थिति में हमको उसे वापस घर नहीं भेजना चाहिए। बच्चे की उपेक्षा करें अर्थात उसको नकार दें उसको, और अन्य जो बच्चे हैं उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें। नहीं, बच्चे को नकारना भी नहीं है। बच्चे को दंड दें, नहीं, अगर बच्चे को दंड दोगे तो वह अगले शायद हो सकता है कि अगले दिन से वह पढ़ने भी ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन डी बच जाता है कि बच्चे की काउंसलिंग करें। क्या करना है, बच्चे की काउंसलिंग करें, अर्थात उसको बिठा करके आराम से पूछें कि उसका जो समस्या है कि उसका किस प्रकार से उसको समस्याएं हो रही है, बाधा जो है उसको आ रही है पढ़ने में, लिखने में, उसको पूछना है और उसका निवारण भी करना है। क्या करना है, उसका उस समस्या का निवारण भी करना है, हमें निवारण भी करना है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की काउंसलिंग करें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको बताना है कि बालक के बारे में या फिर बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऑप्शन बी है बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमको देखना है कि कौन सा है कि बच्चे जो है किस प्रकार से सोचते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता। तो बच्चे जो क्या होते हैं, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते, वे क्या होते हैं, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। अर्थात कि वह किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो सक्रिय रूप से सीखते हैं, और यदि वह सक्रिय रूप से अर्थात कि यदि वह एक्टिव नहीं है किसी भी गतिविधि या फिर क्रियाविधि के प्रति वह एक्टिव नहीं है तो वह उस चीज को, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ऑप्शन बी है बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो है समस्या समाधान करता होते हैं, अर्थात उनके सामने यदि कोई समस्या आती है तो वे क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी है बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, अर्थात कि वे खोज करते हैं, अर्थात जैसे कि किसी भी चीज के प्रति यदि खोज करना है, जिज्ञासा होती है तो क्या करते हैं, खोज करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोला है, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी है बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक होते हैं, अर्थात जो उनका पर्यावरण है, उसका जो वातावरण है उसके भी प्रति क्या होते हैं, वे सक्रिय अन्वेषक होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अर्थात कि बी, सी और डी इसमें कौन सा में है, देखो ए में है ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, अर्थात ऑप्शन डी क्या है, बी सी डी उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं या फिर तैरने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको लगातार तैरने सीखने के लिए कहता है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। देखो क्वेश्चन को समझो कि यह बोलना क्या चाहता है कि मान लो कि आप क्या है, बचपन में थे, आप ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण आप क्या है, तैरने से डर रहे हैं, मान लो तालाब या फिर नदी जिसमें भी आप तैरना चाहते हैं उसमें तैरने से डर रहे हैं, लेकिन आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है क्या है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है वह आपसे लगातार क्या बोल रहा है कि तैर कर तो देखो, तैरना सीख जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या दे रहा है, साहस दे रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी है आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी है आप तैरना नहीं सीखोगे, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, आपको चूज करना होगा। ठीक है, यदि बात करें ऑप्शन ए की, इसमें कहा गया है आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं। देखो आपको आधे अधूरे मन से तैरना ही नहीं है, यदि आप आधे अधूरे मन से तैरने गए तो हो सकता है कि फिर से डूबकर मर जाएंगे। ठीक है, बचपन में बच गए लेकिन जवानी में फिर से मर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आधे अधूरे मन से तैरना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आपको क्या करना है, तैरना सीखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखना है, न कि आपको तैरना सीखने से बचना है और न ही उपरोक्त में से कोई नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपको पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए है चिंता, ऑप्शन बी है नकारात्मक मानसिक सेट, ऑप्शन सी है सूझ, या फिर ऑप्शन डी है निराशा। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो समस्या समाधान की अगर बात करें, समस्या समाधान के बारे में, तो समस्या समाधान करते हुए मान लो कि आप किसी समस्या में पड़ गए और उस समस्या को आप समाधान करना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, तो क्या आप चिंता करोगे उस समस्या के प्रति, तो क्या वह समस्या समाधान होगा, नहीं होगा। चिंता करोगे तो कहाँ से होगा उस समस्या का समाधान। ऑप्शन बी क्या है, नकारात्मक मानसिक, अर्थात उस समस्या के प्रति यदि आप नकारात्मक मानसिक पहले से बना कर रखे हैं कि यह जो समस्या है, यह जो समस्या क्या है, सॉल्व नहीं होगा, पहले से ही सोच कर रखे हैं, तो इसका समाधान नहीं होगा। ऑप्शन डी है निराशा, यदि आप उस समस्या के प्रति क्या है, निराश हैं कि यह समस्या मेरे जीवन में क्यों आया, इसको सोच कर आप क्या है, निराश हैं, फिर भी वह समस्या समाधान नहीं होगा। अर्थात जो ऑप्शन ए और बी और डी है इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या हो रहा है, सूझ, आप यदि उस समस्या के प्रति ठीक से सूझ कर रहे हैं, अर्थात ठीक से उस समस्या को समझ पा रहे हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, तो यह समस्या समाधान में बाधा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सूझ। बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। क्या बताना है हमको कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है आवेदन, ऑप्शन सी है मूल्य निर्धारण और ऑप्शन डी है समझ। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। यदि संज्ञानात्मक डोमेन के बारे में बात करूं, संज्ञानात्मक डोमेन के, तो मैंने क्वेश्चन शुरुआत करते समय किसी एक क्वेश्चन में बताया था कि एक वैज्ञानिक थे ब्लूम, कौन थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कौन थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी। इन्होंने क्या बताया था, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने, 3 डोमेन के बारे में बताया था, उसमें से एक कौन था, संज्ञानात्मक डोमेन अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष, और 2 कौन कौन से थे, एक था क्रियात्मक पक्ष और एक था संवेगात्मक पक्ष। ठीक है, 3 पक्ष के बारे में बताया। उन तीनों पक्षों में से एक पक्ष है संज्ञानात्मक डोमेन या फिर संज्ञानात्मक पक्ष। इन संज्ञानात्मक पक्ष में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इन्होंने इसके अंतर्गत 6 टर्म बताया था, 6 टर्म बताया था इसके अंतर्गत। ठीक है, उन 6 टर्म में से इनमें से कौन एक है जो नहीं आता, ज्ञान आता है,
आवेदन भी आता है, मूल्य निर्धारण हाँ ये नहीं आता, और समझ भी आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल्य निर्धारण इसमें नहीं आएगा। देखते हैं किस प्रकार से। देखो जो ये हायरार्की है, ये इन्होंने 1956 में जो दिया था, किन्होंने दिया था? ब्लूम टेक्सोनोमी में दिया था कि जो संज्ञानात्मक जो डोमेन है या फिर संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसमें कौन कौन से 6 टर्म आते हैं, कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। पहला आता है नॉलेज अर्थात कि ज्ञान आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, एप्लीकेशन आ गया, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, अर्थात इन तीनों में से देखिए, इन तीनों में से जो ज्ञान है वह आ गया, आवेदन यानी एप्लीकेशन वह आ गया, मूल्य निर्धारण नहीं आया, समझ अर्थात कि अंडरस्टैंडिंग यह भी आ गया। देखिए कहाँ कहाँ पे है, एक की नॉलेज यहाँ पे है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे है, और जो एक क्या है कॉम्प्रिहेंशन जो है एक यहाँ पे है। देखो जो कॉम्प्रिहेंशन है इसको क्या लिखा है? अंडरस्टैंड यानी कि समझ भी इसमें है। यह पहले 1956 में था, फिर बाद में इसको क्या किया गया था? इसको सुधारा गया था। इसमें क्या सुधार किया गया था? जो सिंथेसिस था उसको जा करके यहाँ पे क्रिएट के रूप में ला दिया गया था, और जो इवोल्यूशन था उसको यहाँ पर इवैल्यूएट के रूप में ला दिया गया था। ठीक है, यह नाउन फॉर्म है और क्या है? ये वर्ब फॉर्म है, अर्थात यह नाउन के रूप में था और यह वर्ब के रूप में था, अर्थात कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिंग, इवैल्यूटिंग या फिर क्रिएटिंग, इस प्रकार से वो क्या था? वर्ब के फॉर्म में था। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? ब्लूम टेक्सोनोमी में जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उन्होंने इसको दिया था और बताया था कि जो संज्ञानात्मक डोमेन है इसमें कौन कौन से आएंगे? ज्ञान आएगा, आवेदन आएगा और समझ आएगा। और जो ऑप्शन हमारा सी है मूल्य निर्धारण, यह इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज जो शिक्षण अभिरुचि है उसके अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन का सॉल्व किया, उसका सटीक व्याख्या भी दिया। यह जो क्वेश्चन थे यह आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेशन था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को देखा आज। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और इस प्रकार से हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेशन रहेगा। ठीक है, तो यह जो सेशन था आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह जो सेशन है अच्छा लग रहा है तो आपको अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है और इसको लाइक करते हुए जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।